संस्कृत, जो कि क्या स्पेशल है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, संस्कृत में भी शुरुआत कहाँ से होती है, वही बातें जो कि हम लोगों ने इससे पहले एक बार पढ़ लिया है। तो आज आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और बताते रहेंगे अब तक आपने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। तो क्या क्या पढ़ेंगे आप, वही बात कि हम भाषा किससे कहते हैं, भाषा के बाद व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के बाद वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए बताते चलेंगे, भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और उसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं। तो आइए बताइए आप लोग। सबसे पहली बात तो हम लोग भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है किस धातु से हुई है, भाष धातु से हुई है। थोड़ा पतला पतला लग रहा है ना, और मोटा कर लिया जाए। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। जिसका अर्थ होता है क्या, जानना अर्थ होता है। मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम घर से किए थे, अभी तो क्लास में ऑनलाइन वाले लाइव क्लास में। इतनी बात समझ में आ रही है ना कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। उसके बाद अगली बात आती है व्याकरण किसे कहते हैं। वो कौन सी बात है कि जिसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्याकरणे व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरण। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरण। फिर से, व्याकरणे व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरण। किसे कहते हैं व्याकरण, जिन शब्दों के द्वारा, जिन तत्वों के
द्वारा शब्दों को अलग अलग शुद्ध रूप से लिखा जाता है या परिष्कृत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद वर्ण किसे कहते हैं? वर्णते अभिव्यज्यते वा लघुत्तम ध्वनि। वर्ण किसे कहते हैं? व्यज्यते, अभिव्यज्यते, वर्णते, अभिव्यज्यते वा लघुत्तमो ध्वनि एंसा वर्णा। किसे कहते हैं? वर्णते, अभिव्यज्यते वा लघुत्तमो ध्वनि एंसा वर्णा। ठीक, उसके बाद एक शब्द आता है अक्षर। किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं और किसे कहते हैं अक्षर? ना क्षरति इति अक्षरा है। जिनका क्षरण ना हो सके उनको हम अक्षर कहते हैं। लाइव नहीं है क्या? अच्छा, तो सबसे पहले संस्कृत में भाषा किसे कहते हैं? भाष धातु का अर्थ होता है जानना। तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। व्याकरण किससे कहते हैं? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णाः अभिव्यज्यते वा लघुत्तमो ध्वनि या वर्णते अभिव्यज्यते वा लघुत्तमो ध्वनि एंसा वर्णाः। अक्षर किसे कहते हैं? ना क्षरन्ति इति अक्षरा। ना क्षरन्ति इति अक्षरा। जिनका क्षरण ना हो सके उनको हम अक्षर कहते हैं। तो इतना हटा दें। अच्छा, अब उसके बाद में बात आती है कि अब हम बात करेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या चीज किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो संस्कृत में किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात समझ आई। फिर एक बात आती है, हमारे वर्णमाला में सामान्य वर्णमाला की चर्चा कर रहे हैं इस समय हम लोग। तो सामान्य वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? किसके? संस्कृत वर्णमाला के वर्ण कितने हैं? तो कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण हैं, जिनमें से स्वर कितने हैं? 13 हैं, जिनमें से
स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ये भी कितने हैं? 4 हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसको हटा दें, अच्छा सा नहीं लग रहा है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये भी 4 है। और फिर आपके उपाध्यमानीय वर्ण, ये कौन है? पा, यानी संख्या कितनी? 1। और फिर आपके जिह्वा मूलीय वर्ण, और इसमें आता है कौन? का, संख्या कितनी? 1। अब इन सभी को एक साथ गिन लेते हैं। तो ये पहले 13 और 25 को गिन लेते हैं। तो 2 और 3, 2 और 1 मिलाकर कितने हो गए? 3 और 30 और 8, 5 और 3 8, कितने हो गए? 38। 38 और 4 तो 39, 40, 41 और 42, 42 और 4 43, 44, 45 और 46, 46 और 1 47, 47 और 1 48 और 49 और 50। तो 49वें और 50वें में कौन सा वर्ण आपका आया? तो एक तो आपका अनुस्वार वर्ण आया, जिसको आप कहते हैं अंगा, और दूसरा आपका विसर्ग वर्ण आया। और विसर्ग में आपके आता है, और इसी तरह वर्णमाला के सामान्य वर्णों की संख्या हो गई 25। एक बार देख लेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला के वर्ण कितने हैं? तो 50 हैं, जिनमें से स्वर कितने हैं? 13। व्यंजन कितने? स्पर्श वाले 25। अंतस्थ व्यंजन 4। ऊष्म व्यंजन 4। उपाध्यमानीय वर्णों की संख्या 1। जिह्वामूलीय वर्ण की संख्या 1। अनुस्वार 1 और विसर्ग 1। और जब हम कुल की गिनती करते हैं तो कुल टोटल कितने आए आपके? कुल टोटल वर्ण आए हैं 50 वर्ण। किसके? सामान्य संस्कृत वर्णमाला के। सामान्य संस्कृत वर्णमाला के वर्ण है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब हटा दें इतनी बात और आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक चीज हम यही जान लेंगे कि हमारी संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों? देवनागरी लिपि है। संस्कृत व्याकरण के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं महर्षि कौन? पाणिनि जी कहे जाते हैं। और जब आएगा संस्कृत के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? तब आपका उत्तर हो जाएगा आदि कवि वाल्मीकि जी। कौन कहे जाते हैं? आदि कवि वाल्मीकि जी कहे जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है सभी को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं
अब सभी भारतीय भाषाओं की जननी, सभी भारतीय भाषाओं की जननी। कौन है सभी भारतीय भाषाओं की जननी? तो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है कौन? संस्कृत भाषा। बार बार हम बताते हैं ना कि सभी भाषाएं आपस में बहनें हैं और संस्कृत सभी की मम्मी है, और इसीलिए सभी भाषाएं मौसी भाषा और संस्कृत हम लोगों की नानी भाषा। समझ रहे हैं ना? तो इतना इसको हटा दे बेटा। आगे आते हैं और चर्चा करते हैं संस्कृत वर्णमाला के विभाजन की। तो संस्कृत वर्णमाला को मुख्य रूप से बांटते हैं कितने भागों में? 2 भागों में। एक को हम कहते हैं स्वर और अगले को हम कहते हैं व्यंजन। और ठीक लिख लेते हैं 1333। 13 कौन? स्वर और 33 कौन? व्यंजन। 13 कौन? स्वर और मेरा क्या? व्यंजन, है ना? नहीं, 13 मेरा नहीं है। 13 क्या है? स्वर है और 33 क्या है? व्यंजन है। समझ में आ रहा है ना? आप स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? तो आइए परिभाषाएं लिख लेते हैं, स्वर की और स्वर के बाद किसकी? व्यंजन की। तो सबसे पहले स्वर की परिभाषा लिखते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। बोलिए सभी साथ में, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ऐसे वर्ण जो स्वयं से सुशोभित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो हिंदी भी यही लिख लेते हैं, इसकी इस लाइन की हिंदी क्या होगी? यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वयं से सुशोभित होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वयं से सुशोभित होते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आई? अब बात आती है व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बोलिए स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ऐसे वर्ण जो स्वयं से सुशोभित होते हैं उन्हीं को हम लोग स्वर कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिखते हैं, व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन ध्यात्तते ध्वनि विशेषो एन्तद् व्यंजनम। सभी बोलेंगे मेरे साथ, व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योतते ध्वनि विशेषो एन्तद् व्यंजनम। फिर से, व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योतते ध्वनि विशेषो एन्तद् व्यंजनम। ऐसी ध्वनियाँ
जो अन्य ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ ऐसी ध्वनियाँ जो अन्य ध्वनियों की, और अन्य ध्वनि मीन्स किसकी? स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वयं से सुशोभित होती हैं या स्वयं के द्वारा उच्चारित की जाती हैं उनको हम स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। और ऐसी ध्वनियाँ जो अन्य ध्वनियों की सहायता से या स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाती हैं उनको हम व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा और व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योतते ध्वनि विशेषो एन तद व्यंजनम व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योतते ध्वनि विशेषो एन तद व्यंजनम। हो गया ना? चलो अब एक क्वेश्चन आता है, गंदा गंदा लिख गया है ना, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन आता है कि हम सभी लोग मात्रा किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे मात्रा? वर्णों के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जितने समय में वर्णों का उच्चारण काल होता है उस समय को ही हम सभी लोग मात्रा कहते हैं। कैसे पता चलेगा किन्हें कहते हैं मात्रा? तो आइए बताते हैं किन्हें कहते हैं मात्रा। वर्णमाला में हमने जब बांटा तो पहली चीज क्या है? स्वर। और स्वरों को बांटते हैं एक भाग में, दो भाग में और कितने भाग में? तीन भाग में। कितने भाग में बांटते हैं स्वरों को? स्वरों को बांटते हैं हम सभी तीन भाग में। ठीक, अच्छा अब तीन भाग में कौन से? सबसे पहले वाले का नाम है ह्रस्व स्वर, अगले वाले का नाम है दीर्घ या संयुक्त स्वर और इसके बाद वाले का नाम है प्लुत स्वर। अब अभी बात आई कि मात्रा किसे कहते हैं, तो ये देखिए इसको उच्चारित करने में जो समय लगा वो कितना? 1/2 मात्रा का, यानी आधी मात्रा का। और इसीलिए हम इनको, अच्छा अब आधी मात्रा कभी लिखी तो जाती नहीं है, तो जो हमारे हस्त स्वर हैं इनको हम हस्त स्वर भी कहते हैं। इनको हम एकमात्रिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। फिर इन्हीं को हम मौलिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। फिर इन्हीं को हम आधार ध्वनियाँ भी कहते हैं। और ये ध्वनियाँ हैं कौन कौन सी? कौन सी ध्वनियों को कहते हैं? तो ये ध्वनियाँ हैं आ, ई, ऊ, री और कौन?
री। इन सभी को हम क्या कहते हैं? हस्त स्वर कहते हैं, एक मात्रिक ध्वनियाँ कहते हैं, मौलिक ध्वनियाँ कहते हैं और आधार ध्वनियाँ भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इनमें से कभी कभी प्रश्न आ जाता है, वर्णमाला के किन ध्वनियों का कोई मात्रा स्वरूप नहीं है? वर्णमाला के किन ध्वनियों का कोई मात्रा स्वरूप नहीं है? तो आपके वर्णमाला के आ और री ध्वनियों का, किन ध्वनियों का? आ का और री का, आ का और री का कोई मात्रा स्वरूप नहीं है। इतनी बात समझ में आई सभी को? ये भी समझ में आया ना कि क्यों इसको हस्त स्वर कहते हैं। चलो अब अगली बात हम करते हैं किसकी? दीर्घ स्वर की। और हम अपने इन दीर्घ स्वरों को सबसे पहले दो भागों में बांट देते हैं। दो कौन कौन से हैं? एक का नाम है दीर्घ मात्रिक ध्वनियां और दूसरे का नाम है संध्येय ध्वनियां, है ना। अब दीर्घ मात्रिक ध्वनियों में कौन कौन आता है और संध्येय ध्वनियों में कौन कौन आता है, और इकट्ठा कर देंगे तो कितने होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आपका रीढ़ है। ये ध्वनियां आती हैं दीर्घ मात्रिक ध्वनियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? दीर्घ मात्रिक ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। और बात करते हैं संध्येय की, तो ए, ऐ, ओ, औ, ये ध्वनियां आपकी आती हैं संध्येय ध्वनियों के अंतर्गत, जिनमें से इन दो ध्वनियों का नाम है, क्या नाम है? गुण संज्ञक ध्वनियां, और जिनमें से इन दो ध्वनियों का नाम है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है वृद्धि संज्ञक ध्वनियां। अब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इनका कैसे जवाब दे पाएंगे? यदि पूछता है वर्णमाला के दीर्घ मात्रिक वर्ण कितने हैं, तो आप सिर्फ इनको बताएंगे आ, ई, उ और री को, यानी संख्या कितनी? 4। लेकिन यदि पूछते हैं संध्येय ध्वनियां या संधिकारक ध्वनियां कितनी हैं, तो ए, ऐ, ओ, औ, या महर्षि पाणिनि के अनुसार ए, ओ, ऐ, औ, ए, ओ, औ। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, यदि पूछता है वर्णमाला की गुण संज्ञक ध्वनियां, तो ए और ओ, और यदि पूछता है वर्णमाला की वृद्धि संज्ञक ध्वनियां, तो ऐ और औ। बात समझ में आ रही है ना? अब एक चीज केवल बचा, एक ध्वनि बची है, कौन सी वाली? ये प्लुत ध्वनि बची है। और इसमें क्या आएगा? प्लुत को हम लोग प्लुत भी कहते हैं, और साथ साथ हम इन्हें कहते हैं त्रैमात्रिक ध्वनियां। एक और चीज भी कहते हैं हम इनको, हम इन ध्वनियों को कहते हैं वर्णमाला की अनंत ध्वनियां। तो क्यों त्रैमात्रिक कहते हैं और क्यों अनंत कहते हैं? कोई तो वजह होगी, क्योंकि जब हम लोग उच्चारित करते हैं तो इनको बोलने में 3 मात्राएं लगती हैं, और ये इकलौता वर्ण है प्लुत का, और जिनसे हम इकलौता अक्षर लिखते हैं ओम। क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं, और इसीलिए इस ध्वनि को प्लुत कहते हैं। एक प्रश्न आता है, हमारी संस्कृत वर्णमाला का स्वरूप कैसा है? संस्कृत वर्णमाला का स्वरूप कैसा है? और आपका आंसर है संस्कृत वर्णमाला का स्वरूप है वैज्ञानिक। कैसा है स्वरूप? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्यों? जिन्हें हम प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकें वही चीजें वैज्ञानिक,
और हमारे पास ये रही प्रयोगशाला जिसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, और इसीलिए हम इनको कहते हैं कौन सी ध्वनियाँ? वैज्ञानिक ध्वनियाँ। चेक कर लेते हैं कैसे। हम लोग कहते हैं आ, ई, उ, री, सभी को बोलने में आधी मात्रा का समय लग रहा है, इसीलिए इनको अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। फिर हम कहते हैं बड़ा आ, बड़ी ई। मान लो बड़ा ना कहा जाए क्योंकि उच्चारण के सही क्रम में बड़ा नहीं होता है। यदि हम कहें आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, तो इनके उच्चारण में जस्ट 2 गुना समय लग रहा है, और इसीलिए हम सभी लोग इनको द्विमात्रिक ध्वनियाँ भी कहते हैं। कि इनको जो दीर्घ वर्ण है इनको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्विमात्रिक ध्वनियों के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है आप सभी के? और जब हम कहते हैं ओम, तब इन ध्वनियों को हम त्रैमात्रिक या अनंत ध्वनियाँ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए इसको। कैसे आएगा जब आप बीच में कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, इस बार ठीक 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 हो गया बच्चों। इतना हटा दें। तो ये हुई हमारे स्वर की प्रारंभिक चर्चा। आपको पता है ना संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के हैं, रचना के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये हमारी पहली वर्णमाला है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर, है ना। आगे बढ़ा जाए, इसको हटाते हैं। अच्छा, तो ये अभी तक हमने जो चर्चा की, किसकी चर्चा की है? स्वर की चर्चा की है। अच्छा, आपके स्वरों में से कोई ऐसा है जो यहाँ पे नहीं है? वो कौन है? अंग और आहा। कौन है? अंग और आहा। तो इन ध्वनियों को, किन ध्वनियों को? आपकी ध्वनि जो अंग है और जो कौन है? आहा है। इसको स्वरों की श्रेणी से लोगों ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उनका मानना था कि ये ध्वनियाँ स्वर ध्वनियाँ नहीं है, तो इसीलिए ये बेचारे वहाँ से निकल गए। और व्यंजनों का कथन था कि ये व्यंजन ध्वनियाँ भी नहीं है, इसलिए वहाँ से भी निकल गए। तो किसी के कहने से तो कोई निकलेगा नहीं। क्यों निकले होंगे? क्योंकि ये दोनों सभी स्वर स्वतंत्र हैं, किंतु ये लोग स्वतंत्र वर्णों की संज्ञा अब जाके आया। ये सभी स्वतंत्र वर्णों की संज्ञा नहीं दे रहे थे। तो इन दोनों ने सोचा कोई बात नहीं, चलो हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं और कौन सी ध्वनियाँ हैं जो इन लोगों ने पहले निकाली हैं। तो ढूंढने पे पता चला कि एक वर्ण जिसका नाम है जिह्वा मूलीय का, और एक और वर्ण जिसका नाम है उपाध्यमानीय पा, इनको भी निकाला गया है। और इनके नाम है क्रमशः अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपाध्य मानिए। और इन चारों वर्णों को स्थान दिया गया स्वरों के बाद, और इनको क्या कहा गया? अयोगवाह कहा गया। तो वर्णमाला के क्रम में पहले स्वर आते हैं, स्वरों के बाद कौन? अयोगवाह आता है, और अयोगवाह के बाद कौन आता है? व्यंजन आता है। यह है आपके वर्णमाला का क्रम। वर्णमाला में पहले स्वर, स्वरों के बाद व्यंजन, और व्यंजनों के बाद अयोगवाह। यह है आपके वर्णमाला का सही
क्रम। बात समझ में आ रही है? इन चारों के संयुक्त फैमिली का नाम है क्या? अयोगवाह। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कहाँ पे? संस्कृत में। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो इसको हटा देते हैं और अब हम चर्चा करते हैं। तो अब हम किसकी चर्चा करते हैं? अब हम चर्चा करते हैं किसकी? व्यंजन की। परिभाषा तो पहले ही जान चुके हैं। व्यंजनों को हम हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। और अब आइए जानते हैं व्यंजन वर्णों को। तो व्यंजन वर्णों को जानने के लिए कोशिश करते हैं कि बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए? तितली उतली कुछ बना लिया जाए, है ना? किसको जानने के लिए? व्यंजन वर्णों को जानने के लिए। हो गया ना? अब देखते हैं व्यंजन वर्णों में तितली क्या कर रही है और क्या बता रही है। तो व्यंजन वर्ग वर्णों का पहला वर्ग है स्पर्श व्यंजन और दूसरे का नाम है अंतस्थ व्यंजन। फिर अगले का नाम है ऊष्म व्यंजन और फिर अगले का नाम है संयुक्त व्यंजन। ये हैं व्यंजन वर्णों के प्रकार। अच्छा, अब स्पर्श वर्णों को 1, 2, 3, 4 और 5 प्रमुख भागों में बांट देते हैं। ये पांचों का नाम क्या है ये भी देख लेते हैं। और फिर हमारे अंतस्थ वर्णों को ज़्यादा में बांटना नहीं है, ऐसे बना देते हैं। हमारे ऊष्म वर्णों को भी ऐसे करके बनाते चल देते हैं और हमारे संयुक्त वर्णों को भी ऐसे करके और बनाते हुए चले आते हैं। तितली अच्छी लग रही है? बन गई है? पक्का? चलो आगे चलते हैं। अब हमने अपने व्यंजन वर्णों के लिए क्रम को देखा। तो इनका नाम है कु, चू, टू, तू और पू। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। बात समझ रहे हैं ना? इससे क्या होते हैं? एक तो आएगी संख्या। स्पर्श वर्णों में स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी? 25। बात समझ पा रहे हैं? अब इन 25 में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। क वर्ग में आएंगे का, खा, गा, घा और अंगा। सभी के नीचे हलंत लगा है। च वर्ग में आएंगे चा, छा, जा, झा और या। ट वर्ग में आएंगे टा, ठा, डा, ढा और आड़ा। त वर्ग में आएंगे ता, था, दाधा और ना। पा वर्ग में आएंगे पा, फा, बाभा और माँ। हो गया ना? अच्छा, अब कुछ लोग बच गए हैं। हमको कैसे पता कि कुछ लोग बच गए हैं?
एक तो यहाँ से चेक करेंगे, अंतस्थ में वर्ण आते हैं या, रा, ला और वा। पाणिनि के अनुसार यावा राला, क्रम के अनुसार यावा राला। यावा राला क्यों? क्योंकि या और वा को हम सभी संज्ञा देते हैं किसकी? अर्ध स्वरों की। क्या कहलाते हैं ये लोग? अर्ध स्वर कहलाते हैं। बारी आती है ऊष्म व्यंजनों की और इसमें आते हैं कौन कौन? शा, सा, सा और कौन आता है? हा आता है। इन सभी के नाम है। संख्या बराबर कितनी? 4 और नाम है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और काकल्य वर्ण। और संयुक्त में आते हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। और इनको बनाते हैं कैसे? का प्लस शा मिलके बन गया छा, ता प्लस रा मिलके बन गया त्रा, जा प्लस या मिलके बन गया ज्ञा और शा प्लस रा मिलके बन गया श्रा। तमाम बच्चे कह रहे होंगे कि कहीं कहीं लिखा है का प्लस शा प्लस आ। सही वो भी है, बट कब? जब आपके एक और हलंत नहीं लगा होगा तब नहीं, जब दोनों ओर हलंत लगा होगा तब आपके वर्ण के आगे लिखा जाएगा आ। और कुछ अभी बच भी गए हैं, क्या पता कि कौन कौन बचा है। तो आइए चेक करते हैं जो बचे हैं वो कौन है। संस्कृत वर्णमाला को जानने की ट्रिक है कंता, मूंद और ऊनज। का से होता है क्या? कंठ। ता से होता है क्या? तालव्य। माँ से होता है क्या? अब व्यंजन वाला हटा देना, सबको पता चल गया है व्यंजन ही है, ऐसे सुन लीजिएगा। माँ से होता है मूर्धन्य, दा से होता है दंत्य, ओ से होता है ऊष्ठ्य, ना से होता है नासिक्य, जा से होता है जिह्वा मूलीय वर्ण और दा और वा को मिला के एक वर्ण बनता है जिसका नाम है दंतोष्ठ्य वर्ण। तो ये सारे वर्ण कहाँ चले गए? कम है ना। तो देखो एक तो वा को ले लेते हैं, किसको? वा को। और वा हमारा वर्ण जो है वो कैसा वर्ण है? दंतोष्ठ्य वर्ण है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? उसके बाद एक वर्ण हमारा है ना, रा, ला और सा, और इन्हें हम कहते हैं वत्सर्य वर्ण। और एक ये जो लिखा था हमारा हा, इस हा को हम कहते हैं काकल्य वर्ण। समझ में आ रहा है ना? अच्छा बताओ, तितली अच्छी लग रही है? चलो तो आज हम लोग तितली को यहीं छोड़ देते हैं उड़ने के लिए, और कल मिलते हैं नए क्लास में संस्कृत की दूसरी कक्षा में, और तब चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से संपूर्ण संस्कृत व्यंजनों की और बचे हुए स्वरों की। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या।